गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 5 का नेक्स्ट पार्ट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज़ ए प्रैक्टिस अंडर द मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड सोशो इकोनॉमिक कंडीशन। एग्रीकल्चर क्या है? एक्चुअल में कई चीज़ों का कॉम्बिनेशन है कि वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन कैसी है, वहाँ की सोसाइटी कैसी है, और उन सोशल लोगों के पास या सोसाइटी के पास पैसा कितना है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। राइज टू डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम, अलग अलग टाइप के एग्रीकल्चर सिस्टम भी हमको देखने को मिलेंगे। बेस्ड ऑन मेथड ऑफ फार्मिंग, डिपेंड करेगा किस तरह के फार्मिंग मेथड उनके पास है, टेक्नोलॉजी कितनी है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स कौन सी वहाँ पे होती हैं, और कौन कौन से लाइफ स्टॉक हैं उनके पास, पशु कौन कौन से हैं जिनको वो पालने की बात करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे दो टाइप की मैन एग्रीकल्चर है हमारे पास। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कौन सी होती है? इज़ अ वन इन विच द फार्मिंग एरिया कंज्यूम ऑल, जितना होता है उसको हम यूज़ करते हैं, एंड नियरली सो ऑफ द प्रोडक्ट लोकली ग्रोन, या लोकल वहाँ पे ग्रोन किया जाता है। इसको भी हमने दो टाइप में डिवाइड कर दिया सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को, दैट इज़ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब प्रिमिटिव नाम से पता है हमें कौन यूज़ करेंगे, पुराने ट्राइबल पीपल, पुराने लोग वो यूज़ करते हैं, या आज की तारीख में कोई करेगा तो ट्राइबल पीपल होगा जो इसको यूज़ करेगा। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ वाइडली प्रैक्टिस्ड बाय मैनी ट्राइब्स एंड ट्रॉपिक्स। अब ट्रॉपिक्स का एरिया कौन सा हो गया? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया है, दैट इज़ ट्रॉपिक्स एरिया। उस एरिया के अंदर यूज़ किया जाता है, किसके द्वारा? ट्राइबल पीपल के द्वारा यूज़ किया जाता है। कौन एग्रीकल्चर करते हैं? ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है, ठीक है। और स्पेशली आएगा कहाँ पे? ये अफ्रीका के एरिया, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका के एरिया, एंड साउथ ईस्ट एशिया का एरिया, ये एरिया इसके अंदर आते हैं। फिगर देखिए आप 5.7, ये इक्वेटर के पास का एरिया आपको नज़र आ रहा है दोनों तरफ, जो ट्रॉपिक्स के बीच में है। 30 डिग्री जो ऊपर दिख रहा है, यानी कि 23.5 डिग्री अपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया जो है, यहाँ पे ये एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग कल्टीवेशन को यूज़ करते हैं। चलिए, अब होता क्या है इसमें? द वेजिटेशन इज़ यूजली क्रिएटेड बाय द फायर। कैसे? पहले जंगल में आग लगा देते हैं और उसकी जो राख होती है वो सोल के ऊपर फर्टाइल करती है, फिर शिफ्ट कर जाते हैं। वो क्यों कर जाते हैं? इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, क्योंकि 3 से 5 साल तक वो सॉइल फर्टाइल रहती है, उसके बाद उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो जैसे ही फर्टिलिटी लूज़ करती है, वो नए पैचेज में बनाते हैं, नई जगह चले जाते हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, थोड़ा सा वो देखिए कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इसको कहा जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसको कहा जाता है। पैचेज यहाँ पे स्मॉल है, यानी खेत जो छोटे छोटे हैं, ठीक है। वेरी प्रिमिटिव टूल्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, कुल्हाड़ी, स्टिक वगैरह, उनसे यूज़ किया जाता है। 3 से 5 साल में वो शिफ्ट कर जाते हैं, दूसरे पैचेस स्टार्ट करते हैं, दूसरे पैचेस ठीक करते हैं, उनको जलाते हैं, राख लेते हैं, फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। और इस तरह का जो साइकिल चलता है, ये इसको जूम कहा जाता है, जूम साइकिल कहा जाता है। और ये धीरे धीरे क्या करता है? उस जगह की फर्टिलिटी को कम करता जाता है। बार बार जूम साइकिल में यूज़ करोगे लैंड को तो वो कम हो जाएगा। इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, ये 1 मार्क में कई बार आता है कि जूमिंग नाम कहाँ है? जूमिंग कहा जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया के अंदर। इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन का अलग अलग नाम है अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर। तो जूमिंग कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया के अंदर। मिल्पा कहा जाता है सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको के अंदर। लदांग कहा जाता है इसको इंडोनेशिया एंड मलेशिया के अंदर। तो ये नेम्स जरूर ध्यान रखना, ये 1 मार्क में पूछे जाते हैं। और भी बहुत सारे नेम हैं जो आप 10th क्लास में पढ़ गए हैं। चलिए, अब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर पढ़ लेते हैं। ये कैसी है? ये मोस्टली वहाँ मिलती है जहाँ पे डेंस पॉपुलेशन होती है, या डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। और वो कौन सा एरिया है? जैसा हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर्स के अंदर कि एशिया का एरिया जो है, मानसून एशिया, दैट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, उसी एरिया के अंदर ये एग्रीकल्चर होगी। चलिए, इसको अभी 2 टाइप से हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर
डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन, जो वेट पैडी के साथ यानी कि चावल, पैडी दैट मीन्स चावल के साथ किया जाता है उसमें है। और ये चावल ही यहाँ की मुख्य खेती, उसको मेन हम क्रॉप कह सकते हैं। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कैरेक्टराइज्ड, अब इसके कैरेक्टराइज क्या है ये जरूर याद कर लें। डोमिनेंस ऑफ द राइस क्रॉप, राइस क्रॉप यहाँ पे ज़्यादा होती है। लैंड होल्डिंग जो है, लैंड जो है, फार्म्स जो हैं बहुत स्मॉल्स हैं। हाई डेंसिटी पॉपुलेशन के एरिया में मोस्टली की जाती है। वर्क किसके द्वारा किया जाता है, मोस्टली जो लेबर होती है वो फैमिली लेबर होती है, फैमिली मेम्बर्स उसके अंदर यूज़ करते हैं। मशीनरी यहाँ पे बहुत लिमिटेड यूज़ की जाती है। जो टूल्स हैं वो प्रिमिटिव टाइप के या छोटे छोटे टूल्स होंगे या घर में बने हुए टूल्स होंगे उसके अंदर। मैनुअल लेबर यहाँ पे होगी। मैन्योर का यूज़ किया जाता है फर्टिलिटी बनाए रखने के लिए सॉइल की। और जो यील्ड पर यूनिट एरिया है हाई, ये यहाँ पे चीज़ थोड़ा ध्यान देना कि यील्ड पर यूनिट एरिया इज़ हाई बट पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज़ लो। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, डेंसली पॉपुलेशन एरिया के अंदर ही इसको इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे उपज जो है, पैदावार जो है, फसल जो है वो ज़्यादा होती है, लेकिन अगर उसको पब्लिक के ऊपर जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो वो हिस्से में कम आती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है हमारी। ठीक है, दूसरा जो इसका टाइप था इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे क्या है, पैडी मेन क्रॉप नहीं है, उसके अलावा दूसरी क्रॉप्स आ जाती हैं। अब ये कौन से एरिया में हुआ है साहब, ये उस एरिया में होते हैं जहाँ पे क्लाइमेट जो है या सोइल कह लो या ज्योग्राफिकल फैक्टर जो है वो उनके पैडी के फेवर में कम है, या जहाँ पानी कम होता था, थोड़ा सा कम पानी है तो दूसरी फसलें ज़्यादा होने लग गई। ठीक है, ड्यू टू डिफरेंस इन रिलीफ, क्लाइमेट, soil and some of other geographical factor, it is not practical to grow paddy in many part of monsoon Asia। ठीक है, तो पैडी वहाँ पे नहीं हो पाता था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वीट ने जगह ले ली, सोयाबीन करने लगे, बैरली करने लगे, सोरग्राम करने लगे, ये सब करने जैसे नॉर्दर्न चाइना, ठीक है, मंचूरिया एंड नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ जापान, इन कंट्रीज़ के अंदर ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई चावल की जगह। इंडिया में वीट इज़ ग्रोन इन कौन से एरिया में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिगो गैंगटक प्लेन। वेस्टर्न पार्ट ऑफ कौन सा हुआ, यूपी के जो बात करते हैं हम, वेस्टर्न यूपी की बात करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। एंड मिलेट्स आर ग्रोन इन अ ड्राई पार्ट ऑफ वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया, वहाँ पे मिलेट्स वगैरह यूज़ करने लगे। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर आर सिमिलर, लगभग वही है जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस के अंदर थी, वही चीज़ें यहाँ पे। दैट मीन्स फैमिली लेबर, यील्ड पर एरिया हाई है लेकिन उसको बांटेंगे तो प्रोडक्टिविटी कम आएगी। ठीक है, तो और प्रिमिटिव टूल्स यूज़ करेंगे, फैमिली लेबर होगी, छोटे छोटे फार्म्स होंगे, ये सारी चीज़ें बराबर है। सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के कि यहाँ पे जहाँ इरिगेशन फैसिलिटी मिलती थी वहीं पे ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की जाती थी। अब विदाउट इरिगेशन फैसिलिटी के ये संभव नहीं थे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम थोड़ा सा बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट एग्रीकल्चर टॉपिक आता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर कौन सा था, मोस्टली यूरोपियन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और कहाँ किया था, जहाँ जहाँ यूरोपियंस की कॉलोनीज़ बनी हुई थी वर्ल्ड में वहाँ पे इन्होंने यूज़ किया था। और मोस्टली ट्रॉपिक वाले एरिया के अंदर, ट्रॉपिक्स एरिया के अंदर इन्होंने प्लांटेशन एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस किया। अब क्रॉप कई बार पूछी जाती है, वो ध्यान रखना, टी, कॉफ़ी, कोका, रबर, कॉटन, ऑयल पाम, शुगर कैन, बनाना एंड पाइनएप्पल्स, ये सारे हमारे लोकल फसल नहीं थी, ये सारी की सारी इंट्रोड्यूस की गई किसके थ्रू, यूरोपियंस के थ्रू इंट्रोड्यूस की गई थी ये फसलें, सारी सारी क्रॉप्स। ओके, तो इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि लार्ज स्टेट हुआ करते थे, फार्म जो थे वो बड़े बड़े हुआ करते थे वहाँ पे प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट था, पैसा बहुत ज़्यादा लगता था, बड़े फार्म्स थे। और जो मैनेज करना था इसको, एक यूनिट अलग से बनाई जाती मैनेज करने के लिए, एक टेक्निकल सपोर्ट इनको लिए चाहिए गया था, एक साइंटिफिक मेथड इनका हुआ करता था। ठीक है, कल्टीवेशन करने का। और सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप को इन्होंने एक एरिया के अंदर डेवलप किया।
ऐसा नहीं कि जितनी भी क्रॉप्स हमने बोली, टी, कॉफ़ी, कोका, रबड़, कॉटन, ऑयल, पाम, शुगर केन, बनानास, पाइनएप्पल वगैरह, सारी एक साथ ही नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक एरिया के अंदर अलग अलग क्रॉप को इन्होंने डेवलप किया। ठीक है, अब इनको डेवलप करने के लिए चीप लेबर चाहिए थी, जो कॉलोनीज़ के अंदर इनको मिल रही थी। ज़बरदस्ती इनको बॉन्डेज लेबर मिल जाती थी, स्लेव मिल जाते थे इनको काम करने के लिए, तो चीप लेबर इनको चाहिए थी। गुड सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन चाहिए था, क्योंकि यहाँ से जितनी भी प्रोडक्ट होता था उनको ये ब्रिटिश और यूरोपियन एरिया के अंदर ले जाके बेचते थे। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा चाहिए था, लिंक्स अच्छे चाहिए थे, रोड ट्रांसपोर्टेशन ये बढ़िया इनको चाहिए था। ठीक है, फैक्ट्रीज़ इनको चाहिए थी, मार्केट इनको चाहिए था, क्योंकि इनको प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना पड़ता था। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे कि किसने क्या इंट्रोड्यूस किया और कहाँ किया, ये ज़रा नोट कर लीजिएगा कि फ्रेंच पीपल स्टैब्लिश कोका एंड कॉफ़ी प्लांटेशन कहाँ पे, वेस्ट अफ्रीका के अंदर फ्रेंच ने कोका एंड कॉफ़ी को स्टैब्लिश किया। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, टी गार्डन्स इंडिया और श्रीलंका के अंदर इस्टेब्लिश किए। ब्रिटिशर्स ने रबड़ प्लांटेशन इन मलेशिया, शुगर कैन एंड बनाना वेस्ट इंडीज़ के अंदर इंट्रोड्यूस की। स्पेनिश और अमेरिकन ने क्या किया, स्पेनिश और अमेरिकन ने शुगर कैन जो था, कोकोनट जो था, ये प्लांटेशन फिलीपींस को दी। डच लोगों ने उनकी मोनोपोली थी शुगर कैन पे, और इंडोनेशिया के अंदर उन्होंने पूरी अपनी मोनोपोली बना के रखी हुई थी डच लोगों ने। कई बार शॉर्ट में ये पूछा जाता है किस किस कंट्री ने किस किस चीज़ को या कौन सी क्रॉप को कहाँ कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था। और सम कॉफ़ी फेजेंडाज, ये फेजेंडा वर्ड जरूर याद रखना, लार्ज प्लांटेशन या कॉफ़ी के बाग इनको कहा जाता है। ठीक है, इन ब्राज़ील आर स्टिल मैनेज्ड बाय द यूरोपियन, अभी भी यूरोपियन द्वारा मैनेज किए जाते हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि ब्राज़ील के अंदर जो कॉफ़ी के बाग या कॉफ़ी की प्लांटेशन एग्रीकल्चर होती है उसको क्या कहा जाता है, दैट इज़ फेजेंडाज कहा जाता है। ठीक है, तो आज भी टुडेज ओनरशिप ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ प्लांटेशन हैज़ पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट और नेशनल ऑफ द कंट्री कंसर्न, धीरे धीरे दे दी गई है, लोगों को हैंड ओवर कर दी गई है। ठीक है, चलिए आज इतना ही करेंगे, कल हम एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन और उसके आगे की बात करेंगे।